नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, तो कंसेप्ट को ध्यान से समझना है इसके आपके पास। सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे और लास्ट में फॉर्मूला में वैल्यू रख के डायरेक्ट एक स्टेप पे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला ही एक कंसेप्ट है, तो वो आपको डेरिवेशन के टर्म में ही पूछ सकता है एग्जामिनर बोर्ड में। क्वेश्चन है, दो समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो दो समान आवेशित गोले हैं, तो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था, ये कोई फिक्स पॉइंट है और ये डोरियां हैं जिन पे दो समान आवेशित गोले जिनका द्रव्यमान समान है और जिनका आवेश भी क्या है, समान है। ठीक है, लटकाया गया है। लंबाई कितनी मान ली, L, और इनके मध्य दूरी कितनी बता दी, x। सबसे पहले ये कोण कितना टोटल, 30 डिग्री का। यहाँ पे एक समद्विभाजन करेंगे तो ये कोण कितना बच जाएगा, 15 डिग्री, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, x/2। सबसे पहले संतुलित अवस्था की बात करते हैं, तो ये Q और ये Q आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उस प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, F बराबर K, Q गुणा Q, Q² बट्टे में क्या, x²। इसी प्रकार से ये जो m द्रव्यमान है इसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी, कितने बल से, mg से। ये द्रव्यमान किसी धागे पे लटका है, इसलिए धागे में क्या उत्पन्न होगा, तनाव T, और इस तनाव के हम क्या बना देंगे, घटक। देखो ये जेड सबको दिख रहा होगा आपके पास, ये जेड है। ये कोण 15 डिग्री है, तो हम बोलेंगे ये कोण भी कितना होगा, 15 डिग्री। तो T जिस अक्ष के साथ कोण बनाएगा वो तो बनेगा T cos 15 डिग्री, और ये वाला अक्ष क्या बनेगा, T sin 15 डिग्री आपके पास, और ये 90 आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये आवेश संतुलित अवस्था में है, इसका मतलब है इस पे जो बल हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। जैसे कि हम बात करें, जितने बल से कोई इसको इधर खींच रहा है उतने बल से इधर खींचेगा, तो ये संतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो T sin 15 डिग्री है ये जरूर बराबर होगा किसके, KQ²/x²। तो T sin 15 डिग्री बट्टे में, सॉरी, बराबर है किसके, KQ²/x² के। समीकरण नंबर 1। जितने बल से नीचे खींच रहे हैं उतने ही बल से कहाँ खींच रहे हो, ऊपर, तब भी संतुलित अवस्था में रहेगा। अर्थात T cos 15 डिग्री बराबर है किसके, mg के। तो T cos 15 डिग्री बराबर है किसके, mg के। समीकरण नंबर 2। और इन दोनों समीकरण का मैंने क्या निकाल लिया, अनुपात, जिससे जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो गई, T से T कैंसिल आउट। साइन 15 डिग्री बटा cos 15 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग tan 15 डिग्री बराबर कितना बचा, KQ²/x² ऑफ mg। ये सारी अवस्था कब है, जब ये हवा में लिखा है या कहाँ रखा है, निर्वात या हवा के अंदर है। अगर ये निर्वात और हवा में है तो फिर K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो tan 15 डिग्री एज इट इज बराबर K का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बट्टे में x² ऑफ mg। समीकरण नंबर 3 आपके पास है। फिर बोलता है क्वेश्चन कि 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है। अभी ये हवा में लटके थे, अब इसको किसी द्रव में लटका दिया गया है, तभी भी वही कोण बना रहता है। तो आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग काम में लेंगे, और वो कंसेप्ट क्या है आपके पास कि द्वितीय अवस्था, क्वेश्चन ने क्या बोली, द्वितीय अवस्था में मान लीजिए ये कोई बीकर है और इस बीकर के अंदर आपके पास कोई द्रव भरा गया है। ये द्रव, और इस द्रव के अंदर फिर से वही आपके पास दो धागे, और उन दो धागों के मध्य का कोण, अभी भी क्वेश्चन कितना कह रहा है कि 30 डिग्री है। वही दो आवेश हैं, तो आवेश को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क किसी चीज़ को पड़ेगा वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। द्रव्यमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे से हवा में रखो चाहे से द्रव में रखो। लेकिन
जब हवा में थे तो गुरुत्वीय बल जी लग रहा था या गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी था, लेकिन जब द्रव में होगा तो गुरुत्वीय त्वरण जी नहीं होगा। क्यों? आप हवा में होते हो तब आपको अपना भार अलग महसूस होता है, जब पानी में जाते हो तो आपका भार आपको कुछ हल्का महसूस होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में जो जी लगता है वो अलग अलग होता है। तो माध्यम में जाने पर जी के मान में बदलाव होगा और एक नया जी लगेगा, कितना? जी डैश। और ये नया जी होता है वो पुराने जी के तुलना में कितना होता है? 1/- डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तरल का घनत्व बट्टा ठोस का घनत्व, डेंसिटी का मतलब ये है। तो ये सूत्र है जो 11th में हम लोग प्रूफ करते हैं, ये कंसेप्ट यहाँ काम में लेंगे। और क्या चीज़ बदलाव होगी? जब हवा में थे तो के का मान कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब द्रव में आ जाएंगे तो के का मान अब कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम के लिए आपने पढ़ा है कि एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अर्थात के का मान अब कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या रखना पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। एक तो ये कंसेप्ट और ये दूसरा कंसेप्ट, ये चीज़ें आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी जब आप कहाँ जा रहे हो? द्रव के अंदर आपके पास। इसके अलावा कोई और चीज़ चेंज नहीं होगी। फिर से वही, ये लंबाई L, ये दूरी कितनी रहेगी? x। यहाँ से समद्वि विभाजन करोगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? x/2। ये कोण कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी तो बल कितना लगेगा? mg डैश। q और q आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो बल कितना लगेगा? F डैश। जहाँ F डैश का मान कितना होगा? k। लेकिन इस बार k का मान क्या रखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। प्रथम आवेश q, द्वितीय आवेश q, q गुणा q, q स्क्वायर बट्टा मध्य की दूरी x स्क्वायर आपके पास। फिर से घटक विभाजित करेंगे तो धागे में तनाव आएगा और तनाव कितना होगा? T। ये कोण अभी भी कितना होगा? 15 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण बनेगा। T का ये घटक T कोस 15 डिग्री और T का ये वाला घटक आपके पास कितना बनेगा? T साइन 15 डिग्री का। फिर से हम बोलेंगे कि ये आवेश कौन सी अवस्था में है? संतुलित अवस्था में। अर्थात T साइन 15 डिग्री बराबर होगा किसके? इसके विपरीत कौन लग रहा है आपके पास? F डैश। और F डैश का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q स्क्वायर बट्टे में x स्क्वायर। और T कोस 15 डिग्री किसके बराबर होगा? mg डैश के। T कोस 15 डिग्री बराबर किसके होगा? mg डैश के। फिर से दोनों का क्या निकाल लूँगा? अनुपात। T से T कैंसिल आउट। साइन 15 डिग्री बटा कोस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर ऑफ mg डैश। समीकरण नंबर 4। देखिए समीकरण 3 का LHS भाग कौन है? tan 15। समीकरण 4 का भी LHS भाग कौन है? tan 15। जब इनके LHS भाग बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो 3 व 4 की तुलना कर रहा हूँ मैं। तो जब 3 और 4 की हम लोग तुलना करेंगे तो आपके पास इधर RHS में कौन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर mg। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बट्टा mg x स्क्वायर बराबर होगा किसके? इधर कितना है? 4 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर ऑफ mg डैश। जो चीज़ कॉमन है वो कट कर देंगे। q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m x स्क्वायर, q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m x स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बचा? 1/g बराबर 1/एप्सिलॉन आर जी डैश। मुझे एप्सिलॉन आर का मान चाहिए तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा? वर्ज गुणा करूँगा g बट्टे में g डैश। एप्सिलॉन आर बराबर g एज इट इज। जी डैश का सूत्र हम पहले बता चुके हैं कि माध्यम में जाने पर जी डैश क्या लिखेंगे? G1 माइनस डेंसिटी घनत्व लिक्विड का, तरल का बट्टा घनत्व किसका? सॉलिड का। तो ये कितना लिखा जाएगा? G1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जी से जी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा? 1 बट्टा, इसमें बट्टे में क्या मान लिया? 1।
एलसीएम क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बट्टे को ऊपर लेके जाएंगे तो एप्सिलॉन आर का सूत्र हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये एक फॉर्मूला बना है इस टाइप के प्रॉपर क्वेश्चन के लिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द्रव का घनत्व दे रखा है, इसका मतलब कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है। सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 0.8 आपके पास, और फिर इसका मात्रक क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी गिवन है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, और गोले का पदार्थ जो गोला ठोस से बना हुआ है उसका घनत्व है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन कैलकुलेट क्या करना चाहता है, द्रव का परावैद्युतांक अर्थात एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करना, जो कि उत्तर में कितना आना चाहिए, 2। तो हम लोगों ने एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करना है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है, 1.6, डेंसिटी ऑफ सॉलिड 1.6 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8। तो 1.6 घटाएंगे 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 8 दूनी 16, और परावैद्युतांक कैसी राशि, एक मात्रकहीन। थैंक यू।